हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम मल्टी मास्टर के थ्रू स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम अकाउंट्स को समझेंगे कि अकाउंट्स में किन किन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है। ये समझ लेने के बाद टैली थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए मैं आपको लिखते हुए हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ना कुछ टर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए बिजनेस के अंदर। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे लेजर बनाए, हमने एक्सपेंस के लेजर बनाए, ठीक है, हमने इनकम के लेजर बनाए, हमने स्टॉक के लेजर बनाए, मतलब स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ये सारे के सारे अपने आप में अकाउंट कहलाते हैं। जैसे अगर मैं डेटर की बात करूँ, डेटर जिनको हम सामान उधार पे बेचते हैं, है ना। तो हमने मान लो राम जो हमसे सामान उधार पे लेता है, राम के बारे में हमने लेजर बनाया, तो मतलब राम का अकाउंट बनाया। ठीक है, वैसे ही श्याम के बारे में हमने जब लेजर बनाया, मतलब श्याम का अकाउंट बनाया। ये मेन अकाउंट नहीं होते हैं, ये सब अकाउंट होते हैं। मेन अकाउंट टोटल 5 होते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अभी तक जो भी आपने पढ़ा, मतलब कि एक्सपेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने बनाया, रिपेयर का बनाया, जो भी आपने एक्सपेंडिचर के भी लेजर बनाए, ठीक है, ये सारे के सारे अकाउंट अपने आप में सब अकाउंट है। इनका जो मेन अकाउंट होता है वो 5 ही होता है। जितने भी आप चीज़ें देखते हैं बिजनेस के अंदर, उन सभी चीज़ों का जो मेन अकाउंट होता है वो 5 होता है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में एसेट, एसेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि एसेट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, हाँ जी, तो दिख रहा होगा एसेट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में बताऊंगा लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में रिवेन्यू, रिवेन्यू क्या होता है, और लास्ट कैपिटल। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हम यूज़ करते हैं बिजनेस के अंदर नाम, कुछ भी ले लो, चाहे वो मशीन का ले लो, फर्नीचर का ले लो, खर्चों का ले लो, इनकम का ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें इन 5 तरीके के अकाउंट में ही शामिल की जाती हैं। मतलब या फिर वो एसेट से रिलेटेड होगा, या फिर वो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, या फिर वो लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा, या फिर वो रिवेन्यू से रिलेटेड होगा, या फिर वो कैपिटल से रिलेटेड होगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रिवेन्यू, कैपिटल मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आप जो भी कर रहे हो ये किसी ना किसी अकाउंट से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट के बारे में। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिखूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो एसेट होता है, एसेट क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़, बिजनेस में जो भी आपको देखते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, और इनसाइड कंपनी ऑल एसेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इमेज पे जाता हूँ, आप कोई भी इमेज उठा लो। ठीक है, अब ये कंपनी के अंदर का है, मान लो ये ऑफिस के अंदर का ये सीन है। ठीक है, इस सीन के अंदर आप देखो, यहाँ पे चेयर रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, यहाँ कूलर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने की चीज़ें हैं, ये अलमीरा है या गेट है, जो भी चीज़ें आप देखते हो बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एसेट कहलाएंगी। मतलब एसेट क्या होता है, बिजनेस में जो भी चीज़ है जो बिजनेस को प्रॉफिट में मदद करता है, जो बिजनेस को चलाने में मदद करता है, वो बिजनेस के लिए एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि बिजनेस के एसेट क्या होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, बिजनेस में वो सभी, ठीक है, चीज़ें जो बिज बिजनेस को रन करने में मदद करते हैं या प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। ठीक है, वह वो बिजनेस के लिए एसेट कहलाते हैं।
ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि एसेट किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है, मशीनरी, ठीक है, स्टॉक, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी एसेट को और अच्छे से समझेंगे, मतलब ये एसेट भी टाइप्स के होते हैं, अभी हम बाद में बात करेंगे एसेट को और अच्छे से। अभी बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस के खर्चे, ठीक है, जो बिजनेस हमेशा खर्चा करती है, देखो हर एक बिजनेस के अंदर खर्चे होते हैं, है ना, बिना खर्चों का तो बिजनेस चल नहीं सकता। जैसे सैलरी देना, है ना, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी देना, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है जो भी बिजनेस का आता है, ठीक है, रेंट देना, ठीक है, तो बिजनेस के डे टू डे के जो खर्चे होते हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाते हैं। तो बिजनेस के डे टू डे के खर्चे बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस किसे कहते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, रेंट, ठीक है, और क्या होता है, रिपेयर के खर्चे, मान लो कि कंप्यूटर में रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, मशीन ख़राब हो गया उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आ गया, तो रिपेयरिंग, ठीक है, और टेलीफोन कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, होप सो आपको एक्सपेंस पता चल गया एक्सपेंस क्या होता है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ बिजनेस के लिए वह सारे के सारे ड्यू होते हैं। ड्यू, ड्यू का मतलब जिनको देना है बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस को क्या देना है, जैसे बिजनेस ने लोन ले लिया, अब बिजनेस को लोन ये वापस करना है बैंक को, या बिजनेस ने लोगों से जिनसे वो सामान खरीद के बनाती है, मतलब कच्चे माल खरीदती है उसको बना के बेचती है, तो जिनसे वो कच्चे माल खरीदती है, कई बार बिजनेस कहती है कि हम इसको बेचने के बाद आपको पैसा लौटाएंगे, तो उनका एक तरह से देखा जाए वो लोन चढ़ जाता है बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस का जो भी ड्यूज़ है, ड्यूज़ का मतलब जो देना है उनको, चाहे वो लोन हो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ कहलाती है। जैसे दो लड़के हैं ए और बी, ठीक है, ए ने बी से उधार ले लिए 10 रुपये, ठीक है, तो ए ने बी से उधार लिए, तो ए बोलेगा कि मेरे ऊपर 10 रुपये की लाइबिलिटीज़ है। वैसी कंपनी है, कंपनी पे अगर उधार है किसी का, कंपनी को देना, जैसे बैंक का उधार है, ठीक है, बैंक से कंपनी ने पैसे लिए थे, तो कंपनी कहेगी कि मेरे पास इस बैंक की 10 करोड़ रुपए लाइबिलिटीज़ है। तो बिजनेस की जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती है, इसका मतलब बिजनेस के ऊपर उतना ज़्यादा बर्डन होता है, मतलब उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब सिंपल सा यही समझना है कि वह अमाउंट जिसको बिजनेस को वापस करना है। ठीक है, हाँ जी, तो लाइबिलिटी का मतलब होप सो आप सभी का क्लियर हो चुका होगा कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइबिलिटीज़ उन ड्यूज़, ड्यूज़ का मतलब जिनको देना है, ड्यूज़ का मतलब होता है जो देना है, ठीक है, को बोलते हैं जिसे कंपनी या फिर बिजनेस को लौटाना है। जैसे कंपनी ने, ठीक है, बैंक से 5,000, 50,000 लोन लिए, यहाँ कंपनी के लिए, ठीक है, यहाँ कंपनी के लिए टोटल लाइबिलिटी 50,000 की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंपनी जो है वो बैंक से 50,000 रुपये लिया उसने उधार पे, ठीक है, ताकि वो अपना काम कर सके। तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, बैंक
कि लाइबिलिटी कंपनी पे 50,000 की होगी। कंपनी ऐसे कह सकती है कि मेरे पे लाइबिलिटीज़ है, मेरे पे 50,000 की लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये होता है लाइबिलिटीज़। समझ में आ गया लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवेन्यू। देखो, कंपनी क्या करती है, जो भी सामान बनाती है उसको बेचती है। सामान को सेल करने से जो भी उसे प्राप्त होता है कंपनी के लिए, वो रिवेन्यू कहलाएगा। मतलब जो भी बिजनेस को प्राप्त होता है पैसा, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है, बिजनेस के अंदर वो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए रिवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। तो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़, जो भी प्राप्त होता है उसे बिजनेस के रिवेन्यू के नाम से जाना जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा कि बिजनेस के लिए डे टू डे एक्टिविटी से जो भी प्राप्त होता है उसे बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस का रिवेन्यू है। समझ में आ गया। जैसे सेल करना, ठीक है, जैसे कि कैश रिसीव फ्रॉम सेल, सेल से जो भी कैश रिसीव होता है, ठीक है, तो वो एक तरह से बिजनेस के लिए रिवेन्यू का काम करता है, ठीक है। तो रिवेन्यू समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, देखो, कैपिटल होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने पे जो भी पैसा लगाया जाता है ऑनर के द्वारा, बिजनेस का जो ऑनर है उसने जो भी पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। या फिर बीच में ज़रूरत पड़े तो बिजनेस के ऑनर ने और पैसा लगा दिया, ठीक है, तो बिजनेस ऑनर जो क्या करता है, जो बिजनेस एक्सपेंड करता है तो उस टाइम पे वो पैसा लगाता है। जो खुद का पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, लोन का पैसा नहीं लगना चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए। जो खुद का पैसा लगाता है बिजनेस ओनर, उस पैसे को बिजनेस के लिए कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैंने उसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो अब मैंने पैसा उसमें लगाया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख मेरे लिए कैपिटल है। तो 2 लाख रुपए जो कैश पड़ा हुआ है वो कैपिटल है। अब मान लो उस कैश से मैंने खरीद लिए, मैंने कंप्यूटर खरीद लिए, मैंने उस पैसों से बेंच खरीद लिए, ठीक है, टेबल खरीद ली। तो अब ये टेबल बेंच ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए कैपिटल कहलाएंगी, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो एसेट होती हैं, फिर ये कैपिटल क्यों कहलाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ें आप लोगे तो दो चीज़ें होंगी, अगर खुद का पैसा लगा होगा तो कैपिटल भी कहलाएगा और साथ ही साथ वो एसेट भी कहलाएगा। वही उधार के पैसे से अगर मैंने खरीदता, मतलब कंप्यूटर मैंने उधार के पैसे से खरीदा होता, तो मेरे लिए एसेट तो कहलाती, क्योंकि वो सारे के सारे एसेट है, मेरे बिजनेस को प्रमोट करने में मदद करेंगी, प्रॉफिट में मदद करेंगी। लेकिन साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ भी तो बढ़ गया मेरा, क्योंकि मैंने उधार के पैसे से वो खरीदा था। लेकिन अगर वही उधार का पैसा ना होता, अगर मेरा खुद का पैसा होता तो कैपिटल कहलाता। समझ में आ गया, हर चीज़ दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि रिवेन्यू की बात करूँ, हम इससे पहले रिवेन्यू पढ़े अभी, तो रिवेन्यू में हमने देखा कि बिजनेस सेल करके जो भी पैसा जनरेट करती है, तो जो भी पैसा जनरेट करेगी वो रिवेन्यू तो का साथ साथ एसेट भी तो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कि रिवेन्यू बढ़ता है तो कैश भी तो बढ़ता है, कैश एसेट कहलाता है, ठीक है। तो अभी और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, अभी पहले मैं लिख दूं, ठीक है। कैपिटल उन सभी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जो बिजनेस ऑनर का खुद का होता है। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम किया गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जैसे 2 लाख का, 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। ये 2 लाख रुपये कैपिटल
कहलाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल खुद का पैसा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर चीज़, कुछ भी चीज़ें हों, वो दो चीज़ें होंगी। जैसे अगर मैं बात करूँ एसेट, ठीक है, प्लस, ठीक है, जो एसेट होती है और एक्सपेंस, ठीक है, ये दो चीज़ें इक्वलेंट होती हैं लाइबिलिटी, ठीक है, और कैपिटल। ठीक है, मैं एक्सपेंस भी ना लिखूं, बस एसेट भी लिखूं, या फिर एक्सपेंस। देखो क्योंकि एक्सपेंस होता है तो एसेट ही बढ़ता है, तो एसेट हमेशा लाइबिलिटीज़ या कैपिटल के इक्वलेंट होगी। जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, ऊपर हमने कोई भी एसेट खरीदा, मतलब एक्सपेंस हुआ, ठीक है। जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि हमने कोई एसेट खरीदा, एसेट में हमने लिया स्टॉक, ठीक है, हमने सामान को खरीदा, स्टॉक का मतलब सामान, गुड्स का मतलब सामान, और ये मैंने खरीदा 10 रुपये का, ठीक है। अगर ये खुद का पैसा होगा, ठीक है, अगर ये खुद का पैसा होगा तो क्या होगा, ये कैपिटल में ऑटोमेटिक हमारा कैपिटल भी उतने से बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो अगर ये खुद का पैसा होगा तो 10 रुपये हमारा एक तरह से कैपिटल खुद में खुद ही बढ़ जाएगा। वही अगर मान लो कि इस बार मैंने 10 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, इस बार मैंने 20 रुपये का सामान खरीदा लेकिन उधार पे खरीदा है, तो इस बार क्या होगा, लाइबिलिटी 20 रुपये से बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एसेट बढ़ता है तो इन दोनों चीज़ों में से कोई ना कोई बढ़ता है, लाइबिलिटी बढ़ेगा या कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा एसेट में या फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा या फिर कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये दोनों हमेशा इक्वलेंट होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डीपली था, टैली में इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं ये सब चीज़ों की, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस आपको ये समझना है एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो एक फास्ट रिव्यू कर लेते हैं एसेट के बारे में। एसेट बिजनेस में उन सारी चीज़ों को बोलते हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट में मदद करती है, ठीक है। और एसेट क्या होता है बिजनेस के लिए, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है, स्टॉक, ये सारा का सारा एसेट कहलाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। एक्सपेंस जो बिजनेस के डे टू डे के खर्चों को दिखाती है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाता है। डे टू डे में बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे सामान खरीदना, परचेज करना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, रेंट देना, रिपेयरिंग का खर्च हो गया, वाईफाई का कनेक्शन हो गया, टेलीफोन का कनेक्शन हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंस कहलाएंगे। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ कंपनी के द्वारा लिए गए कर्जे, जो कर्जे होते हैं ना उनको लाइबिलिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो अगर कर्जे कहाँ से लेती है कंपनी, बैंक से लेती है, तो बैंक से जो भी कर्जा मिलता है, ठीक है, या किसी भी XYZ पर्सन से भी ले लिया कंपनी ने, तो उस पैसे को कंपनी अपना पैसा नहीं बोलेगी, बोलेगी ये लाइबिलिटीज़ है मेरे लिए। अगर वो 1 लाख का कर्जा ले रही है तो 1 लाख रुपए लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है। लाइबिलिटीज़ कंपनी बस यूज़ करती है कर्जों के लिए, वो कर्जा नहीं बोलती है, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कर्जा, वो लाइबिलिटीज़ बोल देती है, थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू कंपनी के द्वारा अर्न किया गया अमाउंट, जो भी कंपनी अर्न करती है अमाउंट उसको रिवेन्यू के नाम से जानती है। तो होप सो आपको ये रिवेन्यू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि रिवेन्यू क्या होता है। हाँ जी, तो अभी तक आप लोगों ने समझ लिया कैपिटल्स क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे, देखो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि हर चीज़ के दो इफेक्ट पड़ेंगे। अगर एसेट बढ़ेगा तो या फिर वो लाइबिलिटी का पैसा होगा या फिर कैपिटल का पैसा होगा, ठीक है। तो अगर वो कैपिटल का पैसा होगा तो कैपिटल भी बढ़ जाता है हमारा उतने से, ठीक है। और एसेट बढ़ता है, अगर वो लाइबिलिटी का पैसा है तो लाइबिलिटी भी उतने से बढ़ जाता है, ठीक है। हमेशा ये इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एसेट होता है, एसेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा एसेट्स होता है, ये एसेट्स देखा जाए तो दो तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ ये एसेट्स, ठीक है, ठीक है, दो तरह का होता है। अब ये दो तरीके का कौन कौन सा होता है, फर्स्ट, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ना लिख के मैं नीचे की तरफ लिखता हूँ, फर्स्ट, ठीक है, करंट एसेट, ठीक है, और सेकंड
नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होता है, सुनो। हमने जो भी एसेट पढ़ा था, ठीक है, हमने एसेट कौन कौन से पढ़े थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने एसेट में पढ़ा था स्टॉक, ठीक है, ये हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है, लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, और क्या होता है, मशीनरी, और क्या होता है, ठीक है, डेटर, ठीक है, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है, जो बिजनेस को प्रॉफिट दे, कुछ भी जो बिजनेस को प्रॉफिट दे बिजनेस के लिए डेटर कहलाएंगे। कैश, ठीक है, सारे के सारे एसेट्स होते हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट दे। अब जो डेटर होते हैं, डेटर उनको बोलते हैं जिन्होंने बिजनेस से उधार लिया हुआ है, अब बिजनेस को 1-2 महीने में लौटा देंगे और बिजनेस को इससे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेटर को हम लोग प्रॉफिट में ही तो सामान बेचते हैं, तभी तो उनसे पैसा लेंगे, जब भी पैसा ले लेंगे तब भी प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसीलिए डेटर भी एक तरह से एसेट कहलाता है बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट उन एसेट को बोलते हैं, देखो, अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ, उन एसेट को बोलते हैं जो बिजनेस में 1 साल के अंदर प्रॉफिट, बिजनेस को 1 साल के अंदर प्रॉफिट दे देते हैं, या बिजनेस में 1 साल तक ही रहते हैं ये, ठीक है। जैसे जैसे स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, बिजनेस के अंदर वो सामान होते हैं स्टॉक, जिससे बिजनेस को बेचना होता है और बेच के पैसे कमाना होता है। तो बिजनेस के अंदर जो स्टॉक पड़े होते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बिक जाते हैं, 1 साल के बाद बिकेंगे तो आउट, मतलब एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसीलिए जो स्टॉक होते हैं वो स्टॉक एक तरह से करंट एसेट कहलाएंगे, और ये जब भी बिकते हैं बिजनेस को फ़ायदा हो जाता है। तो 1 साल के अंदर तुम्हें ये ध्यान देना है कि जो 1 साल के अंदर होते हैं वो बिजनेस के लिए करंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो स्टॉक हो जाएगा, साथ ही साथ डेटर, ठीक है, डेटर भी हमारे लिए करंट एसेट ही कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बी आर होता है, ये सब क्या होता है इतना नहीं जानना आप लोगों को। अब हमें बात करते हैं सेकंड, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट उन एसेट को बोला जाता है जो बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट देते हैं, या प्रॉफिट देते हैं। जैसे बिल्डिंग, ठीक है, हम बिल्डिंग क्या है, एक तरह से ये भी लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे रहा है बिल्डिंग, ठीक है। 1 साल के अंदर तो बेनिफिट नहीं देता, कई साल तक बिल्डिंग के अंदर कंपनी चलती है और कंपनी वहाँ से बेनिफिट लेती है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर जितनी भी लकड़ियाँ सोफे वोफे होते हैं ये भी 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। बिल्डिंग, फर्नीचर, और क्या हो सकता है, लैंड, ठीक है, और क्या हो सकता है, मशीनरी, और क्या हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन वही अगर मैं करंट एसेट की बात करूँ, यहाँ पे इस करंट एसेट की बात करूँ, तो यहाँ पे कीबोर्ड, माउस। अब आप बोलोगे कि सर कीबोर्ड माउस तो 1 साल से ज़्यादा भी चलते हैं, लेकिन देखो हम ये मान के चलते हैं जो बार बार ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, और जो सस्ती होती हैं वो करंट एसेट होती हैं, और जो महंगी होती है, ठीक है, चाहे बेशक से वो ख़राब हो जाए लेकिन वो महंगी है और 1 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ है कि वो 2 साल 3 साल चलती है नॉर्मली, तो वो नॉन करंट एसेट हो जाती है, ठीक है। और करंट एसेट में चाहे वो 1 साल से ज़्यादा क्यों ना चल जाए और वो सस्ती हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि 1 साल में ख़राब हो सकती हैं, तो हमारे लिए करंट एसेट कहलाएंगी, ठीक है। तो करंट एसेट ये भी है जो 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे दे, और नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज़्यादा टाइम तक बेनिफिट दे, ठीक है। तो यहाँ पे
देखो नॉन करंट एसेट जो होता है ना, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट भी होता है जो बिजनेस के अंदर फिक्स बना होता है, ये एक तरह से नॉन करंट एसेट का ही रूप है, ठीक है। जैसे मशीनरी, फिक्स एसेट भी उन्हीं को बोलते हैं, फिक्स एसेट उन एसेट को बोलते हैं जो बिजनेस में फिक्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे वो फिक्स रहते, कई सालों तक फिक्स रहते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग, ठीक है, लैंड, ठीक है, मशीनरी, वही सारे मैं नॉन करंट एसेट वाली बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ETC एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स एसेट ही कहलाते हैं, ठीक है। एक और हमारे एसेट में कॉन्सेप्ट होता है टेंजिबल इंटेंजिबल का, तो इसका हमें टैली में कोई महत्व नहीं है, टैली में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप लोगों को समझ आ गया एसेट के बारे में। डिटेल में मैंने बताया कि एसेट सबसे पहले दो तरीके का होता है, एक करंट एसेट होता है, एक नॉन करंट एसेट होता है, ठीक है। एक होता है हमारे लिए करंट एसेट, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक और हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है फिक्स एसेट, ठीक है। तो तीनों में कुछ भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस तो हमने पढ़ लिया था कि एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, सेकंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किए जाते हैं, जो मैन्युफैक्च किए जाते हैं। अब देखो ऐसे एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किए जाते हैं, जैसे सामान को बनाना, जैसे कि एक कुर्सी का एग्जांपल लेते हैं, लकड़ी वाले कुर्सी, क्या सोफ़े की एग्जांपल लेते हैं तो सोफ़े में लकड़ियाँ लगती हैं, गद्दे लगते हैं, ठीक है, फॉर्म लगता है। तो ये सब पे जो भी खर्चा आता है परचेज़ करने में, रॉ मटेरियल परचेज़ करने में, ठीक है, ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हमारे लिए क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब जो इसको बनाता है उसको वेजेस दी जाती है, वेजेस का मतलब दिहाड़ी, ठीक है। तो वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके अंदर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर रॉ मटेरियल में जैसे फेविकॉल, कील वगैरह लगता है, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल में आ गया है, ठीक है। और जिस फैक्ट्री में बनता है वहाँ पे पावर लगता है मशीन को चलाने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे पावर के नाम से जानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर लिखे, पावर एंड फ्यूल, ठीक है, ETC, ठीक है। ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के अंदर सामान के बन जाने के बाद आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस के अंदर, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मतलब कि आफ्टर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे जैसे अगर सामान बन गया उसके बाद उसको ऑफिस में रखना, शॉप पे रखना सेल करने के लिए, तो शॉप का जो रेंट है, जैसे रेंट।
अब बात करोगे फैक्ट्री का भी रेंट होता है, तो फैक्ट्री का रेंट हमारे लिए जहाँ पे सामान बनता है तो रेंट डायरेक्ट भी तो हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है फैक्ट्री रेंट, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ रेंट लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। वैसी सैलरी, सैलरी देखो सैलरी फैक्ट्री में भी दी जाती है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि सैलरी टू फैक्ट्री, है ना, या फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ को सैलरी, देखो हमेशा ध्यान रखना इसमें ना वेजेस ही लिखा होता है। जो फैक्ट्री के अंदर पैसे दिए जाते हैं ना एज ए सैलरी, वो वेजेस कहलाते हैं। और जो ऑफिस के अंदर पैसे दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको सैलरी बोलते हैं। तो सैलरी हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है आपको, ठीक है। तो सैलरी जो भी है, रिपेयर, सामान के बन जाने के बाद कोई खर्चा आता है रिपेयरिंग में, ठीक है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या सारे, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी वैल्यू में कमी आती है एसेट की, जैसे बिल्डिंग, या फिर हम बात करें मशीन, ठीक है। मशीन जो होता है, मशीन जब हम खरीदते हैं 50-50 लाख की मशीनें होती हैं, और वो 50 लाख की मशीनें एक तरह से देखा जाए तो 30 लाख 25 लाख की हो जाती हैं, है ना, आफ्टर सम ईयर, मतलब 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो जितने से वैल्यू कम हो जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में, है ना। हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो ये बोलेंगे यार इतनी की इसकी वैल्यू कम हो चुकी है ना, 30 लाख की वैल्यू कम हो गई है, 20 लाख की सेल हो जाएगी अभी 5 साल के बाद मशीन। लेकिन अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि 50 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन 30 लाख का लग गया है और 20 लाख इसकी वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आना डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गया है कि ये क्या होता है ना। मैंने अभी एक्सपेंस को थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताया है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। अब वैसे ही मैं बात करता हूँ लाइबिलिटीज़ के बारे में। लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ ये भी दो तरीके का होता है, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, एक करंट लाइबिलिटी, सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। एक होता है करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो देखो जी, लाइबिलिटीज़ का मतलब तो समझ में आ गया था कि बिजनेस के ऊपर जो लोन होता है, कर्जा होता है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है बिजनेस के लिए। तो अब ऐसे कर्जे जिनको बिजनेस, छोटे छोटे कर्जे होते हैं जिनको बिजनेस को 1 साल के अंदर पे करना होता है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटीज़ कहलाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसे कर्जे जो बिजनेस के लिए छोटे टाइम के लिए होते हैं, जिसे 1 साल के अंदर पे करना होता है, और बिजनेस के लिए लेडीज कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो बिजनेस के लिए छोटे छोटे कर्जे होते हैं जिनको बिजनेस को 1 साल के अंदर पे करना होता है, मतलब लौटा देना होता है, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, ठीक है, वो बिजनेस के लिए कहलाएंगे करंट लाइबिलिटीज़। अंडरस्टैंड करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसका जो एग्जांपल है, ये छोटे छोटे, जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होता है, जो बिजनेस को छोटे टाइम के लिए उधार पे सामान दे देते हैं, कच्चे माल, ठीक है। तो क्रेडिटर एग्जांपल के लिए ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, ठीक है। ये क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज होता है, या शॉर्ट टर्म लोन भी लिख सकता हूँ मैं। अब बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज की। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, देखो
ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो बिजनेस के लिए बहुत बड़े अमाउंट की लाइबिलिटीज़, ठीक है, मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट की लाइबिलिटी होती है। ये ह्यूज, ह्यूज का मतलब बड़े अमाउंट, ह्यूज अमाउंट के कर्जे होते हैं जिसे कंपनी को एक साल से ज़्यादा टाइम लगता है पे करने में। ऐसे ऐसे कर्जे को ऐसे कर्जे को नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसे कर्जे को क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज। मतलब देखो ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट के कर्जे होते हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख या 1 ही लाख मान लो, ठीक है। अगर उसको चुकाने में बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा लगता है टाइम, ठीक है, जैसे 2 साल लग जाता है, 3 साल के लिए लग जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाएंगे, है ना। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी समझ में आ गया। बैंक ने 2 साल के लिए कर्जा दे दिया, 3 साल के लिए कर्जा दे दिया, 10 साल के लिए कर्जा दे दिया, तो बैंक के लिए ये एक तरह से देखा जाए, सॉरी कंपनी के लिए देखा जाए, ये पैसा जो बैंक से उधार लिया गया है ये नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएंगे। अब इसका एग्जांपल होता है लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, ये ध्यान रखना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज के बाद हम बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू भी दो तरीके का होता है, ठीक है। तो रिवेन्यू में एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिवेन्यू की। रिवेन्यू, तो यहाँ पे रिवेन्यू भी दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट, डायरेक्ट बोले तो चलो डायरेक्ट इनकम, ठीक है। सेकंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। अब ये दोनों तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऐसे इनकम जो कंपनी को अपने मेन बिजनेस से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऐसे इनकम जो कंपनी को मेन बिजनेस से प्राप्त होते हैं वो डायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट से मिलने वाले अमाउंट मेरे लिए डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, ठीक है। वही अगर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मेरी इनकम रेंट से भी आ रहा है तो मेरे लिए रेंट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, यहाँ स्टूडेंट से मिलने वाले फ़ी, बोले तो फ़ी मेरे लिए डायरेक्ट इनकम कहलाएंगे, ठीक है। वहीं फ़ी के अलावा मैं रेंट से भी इनकम प्राप्त करता हूँ, मतलब मैंने रेंट पे पैसे दे, रेंट पे लगा रखी है अपनी प्रॉपर्टी को, वहाँ से भी इनकम प्राप्त करता हूँ। ऐसे में ये इनकम डायरेक्ट इनकम नहीं होंगे क्योंकि मेरे बिजनेस से प्राप्त नहीं है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे प्राप्त नहीं। मेरी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, उससे मैं रेंट कमा रहा था, तो ये मेरे लिए वो रेंट इनडायरेक्टली आ रहा है, वो मेरे डायरेक्ट बिजनेस से नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट बिजनेस डायरेक्ट इनकम में नहीं काउंट होगा, वो इनडायरेक्ट इनकम में काउंट होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया डायरेक्ट इनकम क्या होता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की, ठीक है। इसको मैं नॉर्मली कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की।
ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, देखो वह इनकम जो मेन बिजनेस से प्राप्त ना हो, ये वह इनकम होती है जो मेन बिजनेस से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसी इनकम जो मेन बिजनेस से प्राप्त नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे मैं टीचर हूँ और मेरी इनकम कहाँ से प्राप्त होती है, रेंट से भी प्राप्त होती है। ये रेंट मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगा। ठीक है, होप सो समझ में आ गया कि इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। ठीक है, जो मेन बिजनेस से प्राप्त नहीं होता वो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। तो ये हमारा हो गया रिवेन्यू पोर्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कैपिटल में बस एक ही तरीके का होता है। ठीक है, इसमें जो बिजनेस ऑनर का पैसा होता है वो वही कैपिटल होगा, कोई इसके दो तीन रूप नहीं होते, कैपिटल कैपिटल होता है, इसलिए मैं कैपिटल को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो आज की क्लास में हमने 5 अकाउंट के बारे में समझा और उनके टाइप्स भी समझे। ठीक है, तो 5 अकाउंट के बारे में हमने क्या क्या समझा कि एसेट क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एसेट क्या होता है। तो एसेट उन सारी चीज़ों को बोला जाता है जो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में मदद करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस हमने देखा कि एक्सपेंस उन सारी चीज़ों को बोला जाता है जो बिजनेस के डे टू डे के खर्चे होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी बिजनेस के जो भी कर्जे होते हैं वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाएंगे। रिवेन्यू जो बिजनेस की इनकम होते हैं वो बिजनेस के लिए रिवेन्यू कहलाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा कैपिटल 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 जो बिजनेस का ऑनर का खुद का पैसा लगा होता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई एसेट हमेशा ध्यान रखना लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वलेंट होगा। अगर एसेट बढ़ रहा है तो या फिर कैपिटल का पैसा लगा होगा या फिर लाइबिलिटी का पैसा लगा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एसेट, ये एसेट दो तरीके का होता है। यहाँ पे जो एसेट की बात कर रहा हूँ ये एसेट कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। ठीक है, कौन कौन से एसेट होते हैं भाई, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब करंट एसेट की बात करें तो ये एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर बेनिफिट दे देते हैं, मतलब कि प्रॉफिट, इनसे पैसा रिकवर हो जाता है। ठीक है, कंपनी को इनसे पैसा मिल जाता है, तो ये सारे के सारे करंट एसेट है। ठीक है, ये एक साल के अंदर ही चलते हैं या बंद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मार्कर भी हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। अच्छा, मैं करंट एसेट लिख रहा हूँ, मार्कर। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने ये सारा का सारा कर लिया था। इसके अंदर मैंने करंट एसेट के अंदर मैंने करंट एसेट और नॉन करंट एसेट बता दिया था। नॉन करंट एसेट उन एसेट को बोलते हैं जो एक साल से ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ देते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी का साथ देते हैं, कंपनी को प्रॉफिट में मदद करते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट भी एक तरह से जो फिक्स बने रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो नॉन करंट एसेट होते हैं वही फिक्स एसेट भी होते हैं। एक्सपेंसेस भी मैंने दो तरीके का बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस उन एक्सपेंस को बोलते हैं जो बिजनेस के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग तक के जो भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है सामान का बनना। जब सामान के बन जाने के बाद के जो खर्चे होते हैं उनके रख रखाव में, उनको सेलिंग करने के टाइम पे, तो सारे के सारे एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में पढ़ा। लाइबिलिटी दो तरीके का होता है, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये पढ़ लिया था। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसे लाइबिलिटीज़ जो एक साल के अंदर उनको पे करना होता है। ठीक है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ऐसे कर्जे जिनको एक साल से ज़्यादा टाइम लगता है पे करने में। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिवेन्यू में दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट इनकम, एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वैसे इनकम होते हैं जो ऐसी इनकम जो मतलब बोल सकते हैं कि डायरेक्टली
प्राप्त होते हैं अपने बिजनेस से, जैसे जिसमें वो डील करते हैं, मतलब बिजनेस जिसमें डील करते हैं वहीं से प्राप्त हो रहा है इनकम, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। ठीक है, अगर कोई सामान बना रहा है तो सामान को बेचने से जो प्राप्त हो रहा है इनकम, तो वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम होगा। वही सामान बना के बेच के इनकम ना प्राप्त करके वो रेंट से प्राप्त कर रहा है, कोई कमीशन प्राप्त कर रहा है कहीं और से, तो ऐसे इनकम इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे आज की क्लासेस, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।